गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? गुड। प्लस वन बच्चों, ये मेरी 35th क्लास है आपके साथ। इन सभी क्लासेस में मैंने मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन डिस्कस किया है, मैथमेटिकल टूल डिस्कस किया है। अब जो मैंने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। कुछ पोर्शन और है इसका थ्योरी का, वो हम डिस्कस करके देन विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया था। क्या कहा था मैंने कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो स्टेटमेंट्स दी थी मैंने। पहली स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मैंने क्या कहा था कि इट इज प्रूफ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी वेक्टर। हेयर एफ ई वेक्टर इज 0, therefore ddt of p vector is equal to 0, therefore p vector is equal to constant. This is the first statement of this conservation of linear momentum. Second statement मेरी क्या थी कि for an isolated system total momentum before collision, vector sum of the total momentum before collision is equal to the vector sum of total momentum after कोलिजन। तो इसके लिए क्या किया था मैंने क्या कहा था कि लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग टू मासेस m1 एंड m2 मूव विद स्पीड्स हैविंग देयर मोमेंटम्स pa वेक्टर एंड pb वेक्टर बिफोर कोलिजन। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आर देयर pa वेक्टर प्लस pb वेक्टर। आफ्टर द कोलिजन देयर मोमेंटम वेक्टर बिकम्स pa वेक्टर प्राइम and pb vector prime. So total momentum after the collision क्या हो गया? pa vector prime plus pb vector prime. So according to the statement, second statement of this conservation of linear momentum, pa vector plus pb vector is equal to pa vector prime plus pb vector prime. तो means अगर suppose these are the two masses m1 and m2 are moving with speeds u1 and u2. After the collision they are moving on the same line with velocities v1 and v2. तो क्या कहेंगे हम? here m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. तो इसको हमने प्रूफ कैसे किया? क्या किया हमने कि पहले बॉडी ए का मोमेंटम कितना है pa, बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या बन गया? pa वेक्टर प्राइम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना आ गया? pa वेक्टर प्राइम माइनस pa. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. अब सपोज दिस चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन टाइम डेल्टा टी, तो क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए का क्या आ गया? pa वेक्टर प्राइम माइनस pa डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. According to Newton's second law of motion, this is the force exerted by body B on body A. तो ये किसके बराबर आ गया? FAB. So therefore FAB क्या आ गया? PA vector prime minus PA divided by delta T. Similarly, change in momentum of body B क्या आ गया? PB vector prime minus PA. This also take place in time delta T. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी बी क्या आ गया था? पीबी वेक्टर प्राइम माइनस पीबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी. तो क्या आ गया तुम्हारे पास? दैट इज एफ बी ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू पीबी वेक्टर प्राइम माइनस पीबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. क्लियर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर. तो यहाँ पे हमने एफ ए बी वैक्टर
एंड एफ बी ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास क्या बन गया था, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए वेक्टर प्राइम प्लस पी बी वेक्टर प्राइम। तो ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट प्रूफ हो गई थी। तो मीन्स क्या कहा था मैंने कि अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन द टू बॉडीज आर इंटरैक्टिंग, उस केस में क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहता है, जीरो रहता है। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी ए इज अपोजिट टू द क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी होता है। और इसमें क्या कहा था कि जितनी बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है उतनी ही बॉडी बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी। और मैंने यहाँ से क्या कह दिया था, इट इज नथिंग दैट इज द इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। मीन्स न्यूटन यहाँ से क्या है, अगर हम कंसिडर करें कि न्यूटन सेकंड लॉ कंसिडर करें और न्यूटन सेकंड लॉ से हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर रहे हैं और थर्ड लॉ भी प्रूव कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या कहा था कि न्यूटन, सो दिस इज ओनली द रीजन कि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन इज नोन एज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कुछ मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस की थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी आपके पास कि व्हेन क्या कहा था कि व्हेन बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए गन, व्हेन बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो व्हाट हैपेंस, गन रिक्वायर जस्ट टू कंजर्व द मोमेंटम। रीजन में कि क्या कहा था मैंने कि अगर बिफोर फायरिंग ऑफ द बुलेट्स फ्रॉम ए गन टोटल मोमेंटम बोथ बुलेट एंड गन इज इक्वल टू जीरो, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर फायरिंग bullets are attaining the momentum, just कि after the firing total momentum should be zero, same and opposite momentum have to obtain the gun. So gun is attaining the momentum, same amount of momentum in the opposite direction of the bullet, so gun required। तो इसमें क्या कहा था कि मैंने जो velocity of gun आ गई थी that is equal to क्या आ गया था, momentum of bullet माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन आ गया था। तो यहाँ से मैंने क्या कहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जितनी ज़्यादा गन का मास होगा उतनी कम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इट इज इजियर टू कि आपके पास जितनी हैवी गन होगी उतना ज़्यादा उससे टैकल करना इजी होगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने कहा था कि जब बुलेट्स फायर करते हैं दोनों काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आती है दैट कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन पाउडर। तो गन पाउडर से हमारे पास गन पाउडर की ये जो केमिकल एनर्जी है बोथ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इंक्रीज कर जाते हैं। और इस तरह से मैंने आपके पास एक एग्जांपल डिस्कस की थी रॉकेट प्रोपल्शन की। क्या कहा था कि रॉकेट प्रोपल्शन में जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल बर्न करने से क्या है, फ्यूल इज अटेनिंग द मोमेंटम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कॉरेस्पोंडेंटली क्या होता है, गन इज अटेनिंग द मोमेंटम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। गन जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम अटेन करता है। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए रॉकेट जिसका इनिशियल मास कितना है m नॉट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट है। किसी भी टाइम और जो m नॉट मास ऑफ हमने रॉकेट का लिया था दैट इज विद ए फ्यूल लिया था। क्या कहा था कि किसी भी टाइम t में कुछ फ्यूल बर्न कर जाता है और मास रॉकेट का क्या रह जाता है m रह जाता है और वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या रह जाती है v रह जाती है। फिर मैंने क्या कहा था कि आफ्टर ए वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल इज बर्न लेट इट बी dm, और जिससे रॉकेट का मास क्या रह जाएगा m माइनस dm रह जाएगा और वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट dv एंड इट बिकम्स v प्लस dv एंड हियर फ्यूल इज बर्निंग विद ए रेट दैट इज vg। जो फ्यूल है आपके पास जो गैस है वो बर्न कर रही है नीचे की तरफ, वो किस रेट के साथ बर्न कर रही है, vg के साथ बर्न कर रही है। तो मैंने ये सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी दैट इज mv इज इक्वल टू m माइनस dm इंटू v प्लस dv
माइनस डी एम इंटू वी जी। माइनस डी एम इंटू वी जी क्या क्या था, मैंने कहा फ्यूल जो है वो बर्न किधर कर रहा है, वो नीचे की तरफ बर्न कर रहा है। फिर मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, एम वी ब्रैकेट खोल दी, तो ब्रैकेट खोल के ये क्या बन गया था, एम वी दैट इज एम प्लस डी एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी वाली ब्रैकेट खोली, तो ये बन गया एम वी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी बन गई थी हमारे पास माइनस डी एम इंटू वी जी। तो यहाँ पे मैंने डी एम इंटू डी वी, ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज थी, इसको इग्नोर कर दिया था और दो टर्म से डी एम कॉमन ले लिया था, तो ये क्या बन गया था, माइनस डी एम इंटू वी प्लस वी जी बन गया था, और क्या बन गया था, एम इंटू डी वी बन गया था। इसको v प्लस वी जी को मैंने क्या लिख लिया था, दैट इज इक्वल टू u माइनस u। ये क्या कहा था कि दिस इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। और मैंने क्या कहा था कि थ्रू आउट द मोशन ये वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो फिर इसलिए एज इट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सो मैंने नेगेटिव साइन भी ले लिया था। तो ये आपके पास थोड़ा सा इक्वेशंस को रीअरेंज करके ये क्या बन गया था, माइनस डी एम बाई एम माइनस यू इंटू डी एम बाई एम इज इक्वल टू क्या आ गया था, डी वी आ गया था। दोनों तरफ इंटेग्रेट कर दिया है, एम नॉट टू एम एंड वी नॉट टू वी। तो आपके पास यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या आ गई थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू इंटू लॉग ई एम नॉट बाई एम, where m naught is the initial mass of the rocket with fuel, m is the mass of the rocket when it is having the velocity v, v naught is the initial velocity of the rocket, u is the relative velocity of the fuel with respect to rocket, जिसे कि मोस्टली हम velocity of fuel ही ले लेते हैं। तो यहाँ से ये आपके पास this is v is equal to, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया था, v is equal to v naught plus u log e एम नॉट बाय एम। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, दैट इज डी वी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी नॉट प्लस यू लॉग ई एम नॉट बाई एम। तो से v नॉट क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज 0, u इज कांस्टेंट, विल टेक इट आउटसाइड, dt ऑफ log e m नॉट बाय m। सो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u इंटू, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज 1 अपॉन m नॉट बाय m इंटू dt ऑफ क्या होगा, दिस इज m नॉट बाय m। तो इसे सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स माइनस यू इंटू 1 बाय एम इंटू डी एम बाय डी टी। दिस इज दी एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट है। माइनस साइन का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि आपके पास जिस डायरेक्शन में फ्यूल बर्न कर रहा है रॉकेट क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। सो डी एम बाय डी टी क्या है, दिस इज द रेट with which the fuel is burning, जिस रेट के साथ मास चेंज हो रहा है, और this is the rate with which the mass is changing। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल भी है, this is the case when acceleration is produced when with the rate of change of mass, मास चेंज होने के साथ आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और अगर आप m को इधर ले आएंगे, this becomes m is equal to minus u into dm by dt। So what is here, ma, ma is the thrust acting on the rocket, क्या आ गई, minus u into dm by dt। ये ft क्या है, that is the thrust, जिस फोर्स के साथ रॉकेट क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है। जस्ट बच्चों रिमेंबर कि इन सभी केसेस में हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को क्या क्या किया है, इग्नोर किया है। In all these results, effect of gravity is ignored. If here effect of gravity is also considered, तो this becomes minus gt। ये क्या बन जाएगा, minus gt। ये क्या आ जाएगा, minus g। ये क्या आ जाएगा, minus mg। Here if effect of gravity is also considered, अगर हम effect of gravity भी consider करते हैं
तो दिस रिजल्ट यहाँ पे माइनस जी टी आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा, माइनस एम जी आ जाएगा। जब किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके पास ग्रेविटी के बारे में कुछ ना दिया हो तो इट मीन दैट यू हैव टू कंसिडर द ग्रेविटी आल्सो। उस केस में आपने ये माइनस जी टी, माइनस जी एक्सेलेरेशन के लिए, थ्रस्ट के लिए माइनस एम जी, ये रिजल्ट्स आपने यूज करने हैं। क्लियर? इन केस इट इज लिखा कि इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस केस में आपने ना तो ये लेना है, ना आपने जी माइनस जी लेना है, ना इधर माइनस एम जी लेना है। जो आपके पास अभी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करके जो रिजल्ट्स आए हैं वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, थ्रस्ट के लिए, आपने वही रिजल्ट आपने यूज करने हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, दैट इज द कोलिजन। व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन क्या है? फिजिक्स में क्या कहते हैं कि व्हेन द टू बॉडीज आर कोलाइडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मींस इफ दे आर इंटरैक्टिंग आल्सो, इन दैट केस collision take place. When two bodies colliding or interacting or indirectly colliding, in that case collision is said to be take place. There are different types of collision हम consider करते हैं। फर्स्ट है आपके पास इलास्टिक कोलिजन, सेकंड है आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन, थर्ड है आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फोर्थ इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट आपके पास है इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज दिस इलास्टिक कोलिजन? वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहते हैं, दैट कोलिजन इज सेड टू बी ए इलास्टिक कोलिजन। मींस द कोलिजन in which the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision हो। The collision in which the total kinetic energy before collision is equal to क्या हो? Total kinetic energy after collision हो। That collision is said to be a elastic collision। Second is inelastic collision। The collision जिसमें momentum conserve हो, kinetic energy is not conserved, that is called इन इलास्टिक कोलिजन। उस इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन डिक्रीज कर जाती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होती है? ग्रेटर देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होती है। थर्ड इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वो कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है? होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी is lost after the collision, that is called perfectly inelastic collision। means in perfectly inelastic collision total kinetic energy after the collision क्या होती है? जीरो होती है। फोर्थ इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन में भी क्या है? मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, लेकिन क्या होता है? आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो मींस आपके पास इन चारों कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सुपर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है आफ्टर द कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक में आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। सुपर इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर द कोलिजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इसके लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो आपने एक बॉडी है जिसका मास m है, आपने उसने एक हाइट s से ड्रॉप करते हो। हाइट s से ड्रॉप करने के बाद ये बॉडी इस ग्राउंड के साथ कोलाइड करती है। अगर ये कोलाइड करने के बाद दिस बॉडी गोज बैक टू दिस हाइट h के ऊपर, यहाँ पे कोलाइड करने के बाद इट गोज बैक टू दिस हाइट h, वापस ये हाइट h के ऊपर चली जाती है, तो उस केस में इस बॉडी का और इस ग्राउंड का जो कोलिजन होगा वो क्या माना जाएगा? इलास्टिक कोलिजन माना जाएगा। कोलिजन बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस ग्राउंड विल बी इलास्टिक कोलिजन। अगर ये कोलाइड करने के बाद इट इज नॉट गोइंग टू द सेम हाइट, इट गोज टू सम हाइट h प्राइम, इट गोज टू हाइट
H प्राइम, तो इस केस में इस बॉडी और ग्राउंड का जो कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर बॉडी कोलाइड करने के बाद ग्राउंड से वापस ही नहीं जाती, मींस ग्राउंड पे ही रह जाती है, देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर कोलाइड करने के बाद इसकी हाइट इंक्रीज कर जाती है, कोलाइड करने के बाद हाइट ऑफ दिस बॉडी increases, then this collision is said to be a super elastic collision. So when body is dropped from a height, it rebounds to the same height. After the collision rebounds to the same height, the collision is said to be a elastic collision. If height decreases, then it is a inelastic collision. If body need not rebounds, then it is a perfectly inelastic collision. If after the collision height increases, then it is called a super इलास्टिक कोलिजन। तो इस कोलिजन के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की है, दैट टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन measures the degree of elasticity of the collision. This coefficient of restitution measures the degree of elasticity of the collision. And what is this degree of elasticity of the collision? क्या स्टेट करती है? It is defined as the ratio of the relative velocity of separation after the collision to the relative velocity of approach before collision. Suppose कर लीजिए आपके पास एक ये मास m1 है. This is a mass m1. It is moving with velocity u1, and here is another mass m2. It is moving with a velocity u2. This is the stage. This is the stage before collision. ये क्या है आपके पास? बिफोर कोलिजन वाली स्टेज है. आफ्टर द कोलिजन क्या होता है? ये मास जो m1 है, it starts moving with velocity v1. Here is a mass m2. It starts moving with velocity v2. And this is the stage. This is the stage after collision. क्लियर? तो हमने क्या है आपके पास, कोई भी कोलिजन हो, चाहे ये इलास्टिक कोलिजन है, चाहे ये इनइलास्टिक कोलिजन है, चाहे ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, चाहे ये सुपर इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या है हमारे पास इस कोलिजन के लिए? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. नाउ आई हैव डिफाइंड ए टर्म दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको स्मॉल ई के साथ डिनोट करते हैं. तो क्या कहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. What is the relative velocity of separation after the collision? It will be v2 minus v1. What is the relative velocity of approach before collision? It will be u1 minus u2. तो this small e is equal to क्या होगा? This is equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2. It is the ratio of v2 minus v1 क्या है? Relative velocity of separation after the collision. u1 minus u2 क्या है? relative velocity of approach before collision. तो ये आपके पास क्या है? This is the term. It measures the degree of elasticity of the collision. अगर यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? 1 है. E क्या है? 1 है. तो मीन्स कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक होगा. मीन्स यू कैन से फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. E अगर लेस देन 1 है तो कोलिजन क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है. इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है. अगर E क्या है? 0 है तो कोलिजन क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा. इट विल बी ए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. क्लियर? और अगर E की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है तो कोलिजन विल बी सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा. दिस विल बी ए सुपर इलास्टिक
कोलिजन। क्लियर? सो अब आपके पास क्या है, ये दो इक्वेशन जो है 1 and 2, these are the two equations for any type of collision. अब इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी कैन डू, अगर हमारे पास हमें u1 और u2 पता है, m1 और m2 पता है, वी कैन कैलकुलेट, और e पता है हमें, तो वह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी, वो हम वेरी सिंपल इक्वेशन नंबर 2 से, अगर हम पहले v2 निकालें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से v2 क्या आ जाएगा, e इंटू u1 माइनस e इंटू u2 प्लस v1, और इसकी वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दें, कहां पे, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, e u1 माइनस e u2 प्लस v1। तो इस सारी इक्वेशन में आप देखो v1 ही सिर्फ क्या है आपके पास जो आपने कैलकुलेट करना है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, नोन है। अगर यहां से v1 सॉल्व करें तो आपके पास v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2 इंटू e होल मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आपके पास क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से v2 की बजाय v1 की वैल्यू निकालें, v1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी e इंटू u1 प्लस e इंटू u2 माइनस e इंटू u1 प्लस e इंटू v2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v1। क्या आएगी v1 की वैल्यू, e इंटू v2 माइनस e इंटू u1 प्लस e इंटू u2, और इस वैल्यू को आप किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आपके पास v2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और वो v2 क्या आ जाएगा, दैट v2 कम्स, दिस v2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू e इंटू u2 इंटू 1 प्लस e m1 u1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या होगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कॉल कर दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कॉल कर देते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 क्या दे रही हैं, these are giving the values of v1 and v2, means this is giving the values of the velocities of the body after the collision। क्लियर? यहां से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर वो हमने प्रूव करना आ जाए, आपके पास अगर इलास्टिक कोलिजन है तो देखो, अगर सिंपली पता नहीं है कौन सा कोलिजन है, तो आपके पास दो इक्वेशन यहां पे भी लिखी जा सकती, दो इक्वेशन तब भी लिख सकते हो, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आपके पास ये दिया हो कोलिजन इलास्टिक है, तो आप उस केस में दो इक्वेशन लिख सकते हो, एक इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली लिख सकते हो, और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाली लिख सकते हो। आप उस केस में अगर इलास्टिक कोलिजन है तो यू कैन राइट, इंस्टेड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 यू कैन राइट हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर आप लिख सकते हो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। और आप उसको आप थोड़ा सा मोल्ड करते हो, m1 वाली टर्म्स एक तरह, अब जो आपके पास दो क्वेश्चन बन जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? हियर इक्वेशन नंबर 2 इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 में m1 वाली टर्म एक तरफ ले आए, m2 वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाएं। अगर इस टर्म को इधर ले आए और इस टर्म को हम इधर ले जाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1 इंटू u1 माइनस v1 और उधर जाके वो बन जाएगी m2 इंटू v2 माइनस u2। और सिमिलरली यहाँ पे हाफ 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं तो ये बन जाएगी m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आपके पास ये जो दो नई इक्वेशन आई हैं इनको आपस में डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे m1 कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा u1 माइनस v1, डिनोमिनेटर में क्या होगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मींस इट विल बी क्या होगा न्यूमरेटर में m1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा m2 इंटू क्या होगा v2, दिस विल बी m2 इंटू u2 माइनस v2 डिवाइडेड बाय क्या होगा m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस दिस इज v2 माइनस u2, दिस इज v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये होगा आपके पास। क्लियर? यहां से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या बन जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, v2 माइनस u2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या होगा v2 प्लस u2 और वहां से हम क्या कह देंगे कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या होगा v2 माइनस v1 और हम क्या कह देंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट कोएफिशिएंट ऑफ अगर इलास्टिक कोलिजन है फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर? देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोलिजन इलास्टिक है तो आपके पास स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, स्मॉल ई की वैल्यू 1 होगी। अगर स्मॉल ई की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या बन जाएंगी? इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स मींस v1 क्या बन जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2. This is the velocities of mass m1 after the collision और v2 क्या बन जाएगा m2 minus m1 into u2 plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2. So these are the velocities of the body after the elastic collision. तो इन दोनों इक्वेशन में 3 और 4 में E की वैल्यू मैंने क्या कर दी 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। इसे मैं क्या कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5 और इसे मैं कॉल कर देता हूं इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? देखिए 3 और 4 5 एंड 6 इनमें आपस में कुछ ज्यादा समझ नहीं। अगर आपको 5 याद होगी इक्वेशन 6 अपने आप याद हो जाएगी। अगर 3 याद है तो 4 अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? इक्वेशन नंबर 6 में क्या हुआ है, जहां पे इक्वेशन नंबर 5 में m1 है वहां पे m2 आ गया, जहां पे m2 है वहां पे m1 आ गया, जहां u1 है वहां u2 आ गया, जहां m2 है वहां m1 आ गया। तो मीन जहां पे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है वहां 2 लिख देंगे, जहां पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है वहां पे 1 लिख देंगे। जहां पे 2 जहां 1 जहां 2 जहां 1 जहां 1 जहां 2 जहां पे हाँ। क्लियर? तो इस तरह से आप एक इक्वेशन याद रख लो, दूसरी इक्वेशन आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन।
यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से रिजल्ट हैं। अगर इन केस यहाँ पे मासेस क्या हो, इक्वल हो, m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 है। अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2m, ये 2m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 क्या बन जाएगा, u2। ये भी आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, 0, ये 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, u1। तो मींस v1 क्या बन जाएगा, u2, और v2 क्या बन जाएगा, u1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ देयर आर टू इक्वल मासेस कोलाइडिंग इलास्टिकली, तो क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन दे विल जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। कोलिजन के बाद वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। अगर ये दोनों मासेस इक्वल हैं, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो v1 क्या बन जाएगा, v2, और v2 क्या बन जाएगा, u1 बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज कर लो यहाँ पे m2 क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, m1 रेस्ट के ऊपर आ जाएगा, m2 मूव करना शुरू कर देगा, किसकी वेलोसिटी के साथ, m1 की वेलोसिटी के साथ। सपोज एक अगर ऐसे स्टेटमेंट आती है, मैं इसको ऐसी स्टेटमेंट की फॉर्म में बना सकता है, इफ ए मास m colliding elastically with another similar stationary mass, in that case after the collision the stationary mass starts moving with a velocity of moving mass and the moving mass will come at rest। clear? तो मीन्स अगर ये मास इसके साथ कोलाइड करता है, दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा, ये m1 की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक और अच्छी स्टेटमेंट है, इफ ए वेरी हैवी मास मींस m1 इज वेरी वेरी लार्ज, इफ m1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2 collides with this stationary mass, if a very heavy mass is colliding with a stationary lighter mass, in that case क्या होगा, the heavier mass will remain at rest and lighter mass will rebound with the same velocity। m1 क्या है, m2 के साथ इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, m2 रेस्ट के ऊपर है, मींस u2 क्या है, आपके पास 0 है, और m1 क्या है आपके पास वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2 है। तो क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन m1 जो होगा, इट विल बी कंटिन्यूसली मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और m2 जो है, इट स्टार्ट्स मूविंग ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मास m1। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए m1 इज, यहाँ पे m1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2, तो m2 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी m2 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। u2 क्या है आपके पास, 0 है, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये आपके पास m2 इग्नोर हो जाएगा, तो आपके पास u2 0 है, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये m2 इग्नोर हो जाएगा, ये m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ u1 बन जाएगा। तो मतलब मास m1 मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और m2 क्या कर रहा है, इट स्टार्ट्स मूविंग ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मास m1। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर उल्टा हो, इफ m1 is very very small as compared to m2 and collides with m2 is at rest and collides with it, तो क्या होगा, m2 will remain at rest, m1 will क्या करेगा, मास m1 क्या करेगा, it will rebounds with the same speed के साथ rebound कर जाएगा। अब देखिए m2 क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? और m1 क्या, m2 is very very large एज कंपेयर टू क्या है, m1 है, m1 को इग्नोर कर देंगे, हियर दिस m1 इज इग्नोर, दिस m1 इज इग्नोर। क्लियर? m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 क्या बन जाएगा, -u1 बन जाएगा। तो मतलब ये क्या कर गया, रीबाउंड कर गया सेम स्पीड के साथ। अब v2 क्या है, ये आपके पास सारा फैक्टर क्या है, 0 है, m2 क्या है एज कंपेयर टू वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m1, ये m1 इग्नोर हो जाएगा, तो दिस इज नियरली इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो आप इन ब्रीफ यू कैन से when a very heavy mass collides with when a lighter mass collides with a very heavy stationary mass, in that case lighter mass will rebound with the same speed and heavier mass will remain at rest. So this is the very important. Clear? अब यहाँ पे एक चीज और पूछ ली जाती है, अगर आपके पास if suppose a mass m1 collides elastically with a stationary mass m2, तो क्या होगा, mass m2 will also move, mass m2 move करेगा. In that case mass m2 will gain some kinetic energy. It can be asked what is the fraction of kinetic energy gained by mass m2 or lost by mass m1. क्योंकि क्या होगा, जितनी मास m2 लूज करेगा जितनी मास m1 लूज करेगा उतनी मास m2 क्या करेगा, गेन करेगा. तो when a mass m1 collides elastically with a stationary mass m2, in that case fraction of kinetic energy lost by mass m1 or fraction of kinetic energy gained by mass m2 will be equal to 4m1 m2 divided by m1 plus m2 whole square होगी. वो किसके बराबर होगी, that is equal to fraction of kinetic energy lost by mass m1 is equal to fraction of kinetic energy gained by mass m2 is equal to क्या होगी, that is equal to 4m1 m2 divided by m1 plus m2 whole square. How it comes, देखो fraction of kinetic energy lost by mass m1 किसके बराबर होगी, lost by mass m1 means its initial kinetic energy of mass m1 minus final kinetic energy of mass m1 divided by initial kinetic energy of mass m1. What is initial kinetic energy of mass m1? Here it will be half m1 u1 square. Final kinetic energy of mass m1, that is half m1 v1 square divided by half m1 u1 square. Half m1 m1 cancel out हो जाएगा. This is equal to u1 square minus v1 square whole divided by u1 square. What is here v1? अब u2 क्या है आपके पास, 0 है. u2 क्या है, 0 है. तो v1 की वैल्यू क्या होगी, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो क्या आएगा, u1 स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय हाफ होल डिवाइड बाय u1 स्क्वायर. क्लियर? तो here u1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. इसको सारा सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर? सिमिलरली आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास m1. इट कैन आल्सो बी हियर as फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी retained by mass m1. fraction of kinetic energy retained by mass m1 is equal to क्या होगी, this is equal to kinetic energy of mass m1 after the collision divided by initial kinetic energy. ये this is the fraction of kinetic energy retained by mass m1. अगर आप इसको solve करोगे, it comes that is equal to क्या आ जाएगा, m1 minus m2 divided by m1 plus m2 whole square. This is the fraction of kinetic energy retained by mass m1. तो यहां से भी ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट कम्स फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास m1. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों एक तो पुराना लेक्चर जरूर अच्छी तरह पढ़ के आया करो, कल इसको अच्छी तरह पढ़ के रहना.
और बस अब ये जैसे ही लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर खत्म होता है, मैंने आपके साथ मॉड्यूल डिस्कस करने शुरू कर देने हैं। तो मॉड्यूल की तैयारी करके रखिए, एक एक करके मैंने एक एक यूनिट को डिस्कस करना शुरू कर देना है। सो बच्चों, आपको पता है कि ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, और जिससे होगा क्या, कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। सो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे बच्चों। से बड़े प्यार से आप सबने हमने ये शांति पाठ करना है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।